हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं। तो इसी प्रकार खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। हम मनोविज्ञान जो सब्जेक्ट था वो कंप्लीट किया। हमने क्या है, मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी था उसमें सारे पॉइंट पढ़े थे और सारा मनोविज्ञान हमने क्या कंप्लीट कर लिया था। इसमें छोटे छोटे पॉइंट थे, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब एक पॉइंट आता है मापन व मूल्यांकन है। वैसे तो यह टीचिंग मेथड में आएगा, जब शिक्षण विधियां पढ़ेंगे उसमें यह आता है। लेकिन साइकोलॉजी में कई क्वेश्चन क्या है, मापन व मूल्यांकन से लिए गए कई क्वेश्चन क्या है उसमें पूछ लिए जाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि मापन क्या होता है और मूल्यांकन किसे कहा जाता है। कोई जो चीज़ होती है, हमारी परीक्षा प्रणाली होती है, वो जब शुरुआत में हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं तब से लेकर अंतिम रूप से हम कक्षा उत्तीर्ण करते हैं, तब तक कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, कौन सी प्रक्रिया को मापन कहा जाता है और कौन सी प्रक्रिया को मूल्यांकन कहा जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वैसे साइकोलॉजी हमारी कंप्लीट हो, इसमें जो ये मापन व मूल्यांकन है शिक्षण विधियों का एक पार्ट है, जिसमें शिक्षण विधियों के अंदर पढ़ा जाता है। लेकिन थोड़े से क्वेश्चन मैंने देखे थे, क्वेश्चन इसमें पूछे गए, तो इसमें क्या थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो मापन व मूल्यांकन है, यानी मेजरमेंट किसे कहा जाता है, क्वालिटी के आधार पर और क्वांटिटी के आधार पर है। तो इसमें मापन व मूल्यांकन को अलग अलग परिभाषाओं के माध्यम से जानेंगे। तो मापन कहा किसे जाता है, मापन कहा किसे जाता है, जब किसी व्यक्ति का, जब कोई व्यक्ति होता है या कोई बालक होता है, जब किसी व्यक्ति का या बालक का केवल ज्ञानात्मक पहलुओं के बारे में चर्चा की जाती है, जब किसी बालक के ज्ञानात्मक पहलुओं की चर्चा की जाती है तो उसे मापन कहा जाता है। जैसे हम चर्चा करते हैं कि हम शिक्षण प्रक्रिया में अपना रहे थे, टीचिंग में अपनाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, गुरुजी के द्वारा स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, गुरुजी कक्षा में शिक्षण करवा रहे हैं, उनके द्वारा कैसे पता चलेगा कि उनको किसी भी चीज का बोध हो रहा है या नहीं, गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं बच्चे समझ पा रहे हैं या नहीं, इसका मापन करेंगे गुरुजी। उनके ज्ञानात्मक पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे सपोज करें कि गुरुजी जो है वर्तमान में लोकसभा चुनाव समय पॉलिटिकल साइंस के गुरुजी वर्तमान लोकसभा चुनाव से संबंधित कोई मुद्दे हैं उसके बारे में बातचीत करें, बालकों से क्या बातचीत कर रहे हैं और उनको उसके बारे में बता रहे हैं। तो गुरुजी को कैसे समझ में आएगा कि बालक जो है वो मैं जो बता रहा हूं वो पूरी तरह से क्या समझ पा रहे। तो इसके लिए क्या है, गुरुजी उनके ज्ञानात्मक पहलुओं का जो क्या है निरीक्षण करेंगे, उनके बारे में क्या है जानेंगे। तो गुरुजी क्या है, जैसे कक्षा में गुरुजी के द्वारा कोई टॉपिक के बारे में बताया गया, प्रधानमंत्री की या लोकसभा चुनाव के बारे में बताया गया, गुरुजी थोड़ी देर बाद भी उनसे पूछते हैं, हाँ बताइए मैंने इसके बारे में आपको क्या बताया। तो बच्चे यदि उसका सही और सटीक जवाब दे देते हैं तो गुरुजी को हाँ पता लग जाता है कि बच्चे को समझ में आ रहा है। इसे क्या कहा जाता है, मापन कहते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं, इसे हम मापन के नाम से जानते हैं। और इसकी अगर हम बात करते हैं इसे क्वांटिटिव कहा जाता है। केवल इसमें क्या होती है, क्वांटिटी होती है, यानी बालकों का पता चल जाता है कि गुरुजी ने 10 क्वेश्चन बताए, 10 में से बालकों क्या है क्वांटिटी, यानी 7 क्वेश्चन समझ में आए, 3 नहीं आए। इससे गुरुजी को पता चल गया कि हाँ बालकों को समझ तो आ रहा है। जब केवल संख्यात्मक पहलुओं के आधार पर बालकों के ज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन किया जाता है, इसे मापन कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, मापन है। तो इसकी परिभाषा देखेंगे कि जब किसी बालक के केवल ज्ञानात्मक पहलुओं की जांच की जाती है तो उसे मापन कहा जाता है। केवल और केवल क्या ज्ञानात्मक होता है, इसमें क्या केवल ज्ञान से मतलब है, केवल क्या ज्ञान से मतलब। जैसे हम कक्षा में हमारे जो एग्जाम होते हैं, पहले स्कूल के एग्जाम क्या है लगभग लास्ट में लिए जाते थे, निबंधात्मक क्वेश्चन के आधार पर। अंतिम वर्ष के जो एक वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षा थी उसी आधार पर 2 आधारों पर लिए जाते थे। तो उसमें क्या है हमें क्वेश्चन दे दिए जाते थे, हम उस क्वेश्चनों का हम आंसर देते थे। तो हमें क्या है उस क्वेश्चन के आंसरों के आधार पर क्या है गुरुजी अपना जो मार्क प्रणाली थी यानी हमें नंबर दे दिया करते थे। उसमें क्या मार्क प्रणाली जो बनाई जाती है यानी केवल संख्यात्मक पहलुओं के आधार पर जब नतीजा बताया जाता है तो उसे मापन कहा जाता है। तो उसे क्या कहते थे, मापन कहते थे। लेकिन जब ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, क्रियात्मक है, इन सभी पहलुओं का समावेश हो जाता है, क्रियात्मक है, भावात्मक है और ज्ञानात्मक है, इन सभी पहलुओं का समावेश हो जाता है तो इससे क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। यानी ज्ञान के साथ साथ व्यक्ति के गुणों का भी आंकलन जब किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, मूल्यांकन। दो बातें अलग अलग पड़ेंगी, एक तो मापन होगा और दूसरा मूल्यांकन होगा।
मापन में केवल और केवल क्या ज्ञानात्मक पहलुओं के बारे में चर्चा की जाती है। लेकिन जैसे हम मूल्यांकन में एंट्री करेंगे, मूल्यांकन में ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, क्रियात्मक है और व्यक्ति के समस्त जो गुण है, व्यक्ति के समस्त गुण है उनका आकलन किया जाएगा और उसी आकलन के आधार पर व्यक्ति का क्या मूल्यांकन जो है किया जाता है। वर्तमान की परीक्षा पद्धति जो मूल्यांकन के आधार पर लागू की गई, वर्तमान की अगर बात करते हैं, जब से शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों में प्रारूप रूप से लागू हुआ है, यानी टीचिंग जो प्रणाली है शिक्षक के द्वारा जब बच्चों को पढ़ाया जाता है, जब से यह बाल केंद्रित शिक्षा हो, शिक्षा मनोविज्ञान के जब जो सब्जेक्ट है उनमें एंट्री है, तब से लेकर क्या है शिक्षा प्रणालियों में क्या मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या अपनाई जाने लगी है। तो मूल्यांकन कहा किसे जाता है, जब ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक सभी पहलुओं की चर्चा की जाती है, बालक के समस्त गुणों के आधार पर उसका आकलन किया जाता है, उसे मूल्यांकन कहते हैं। और केवल क्या है, जब ज्ञानात्मक पहलुओं के बारे में चर्चा की जाती है, केवल और केवल क्या हम ज्ञानात्मक पहलुओं के बारे में जानेंगे तो इसी का कहा जाएगा मापन। जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक बालक है, उसकी 6th क्लास में, एक बालक है उसकी 6ठी क्लास में जो एग्जाम में है, 6ठी क्लास की एग्जाम थी, उस क्लास में उसके 60% आए, उस क्लास में क्या 60% वह क्या अंक प्राप्त करता है। तो यह बालक का किस प्रकार का आकलन होगा, मापन होगा या मूल्यांकन? तो इसमें केवल और केवल क्या बालक के संख्याओं के आधार पर उसके बारे में बताया जा रहा है, ये क्या होगा, मापन। जब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक जो बालक है वह सद्गुणी साहस है, कक्षा में उतरने है, आत्मविश्वासी है और एक अच्छी भूमिका निभा रहा है और बहुत ही बढ़िया A ग्रेड प्रणाली से क्या कक्षा को पास कर रहा है, तो उस प्रकार का बालक को किस श्रेणी में रखा जाएगा, कौन सी प्रणाली अपनाई जाएगी, इसे मूल्यांकन की श्रेणी में रखा जाएगा। तो जो मापन और मूल्यांकन है ये अलग अलग 2 पॉइंट है। अब इनके डिफरेंस के बारे में चर्चा करते हैं कि मापन कहा किसे जाता है और मूल्यांकन कहा किसे जाता है, ये तो हमने देख लिया। इसके बाद में इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो मापन की मूल्यांकन की अगर बात करते हैं, मूल्यांकन का जो क्षेत्र होता है ये क्या अत्यंत विस्तृत होता है। मूल्यांकन करेंगे तो बालक की ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक सभी पहलुओं की जांच की जाए। तो इसकी अगर बात करते हैं, ये क्षेत्र किस प्रकार का व्यापक क्षेत्र होता है, मूल्यांकन का क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि मापन की अगर हम बात करते हैं तो इसका क्षेत्र सीमित होता है। मापन का क्या होता है, सीमित होता है, मूल्यांकन का विस्तृत होता है। मूल्यांकन के बालक में, मूल्यांकन के अंदर दूसरा पॉइंट देखेंगे, मूल्यांकन के अंदर बालक में समस्त गुणों के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में, समस्त पहलुओं के बारे में चर्चा की जाती है, जांच की जाती है, यानी उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्य का अंकन किया जाता है। संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में जाने, किस प्रकार का उसे ज्ञान, कौन सी वह क्रिया करता है, किस प्रकार के वह भाव रखता है, दुख होता है किस प्रकार वह संवेदना प्रकट करता है। तो इस प्रकार बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का जब आंकलन किया जाता है तो उसे मूल्यांकन कहते हैं। इसके द्वारा दूसरी अगर बात करते हैं, मापन किसे कहा जाता है, तो मापन में केवल कुछ एक पॉइंट को लेकर, बालक के केवल कुछ एक बिंदुओं के बारे में क्या है चर्चा की जाती है, कुछ एक बिंदुओं के बारे में आकलन किया जाता है। हमने देखा था कि मापन जो है केवल ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में देखा, ये कौन है, छोटा सा पॉइंट आ गया, नहीं तो इसमें भावनात्मक देख रहे हैं, नहीं क्रियात्मक देख रहे हैं, केवल और केवल ज्ञान के बारे में चर्चा की जा रही है। तो मापन कौन सा है, केवल और केवल कुछ बिंदुओं के बारे में चर्चा करता है। तीसरी अगर हम बात करते हैं, मूल्यांकन जब किया जाता है, कोई जो बालक है उसका जब मूल्यांकन किया जाता है उसमें धन ज्यादा लगता है, समय ज्यादा लगता है और परिस्थितियां आकलन की जाती है। जैसे कोई बालक है उसका मूल्यांकन करते हैं, उसके ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक सभी पक्षों के बारे में जांच की जाती है, तो उसमें हमें पता है समय भी ज्यादा लगता है, परिश्रम भी ज्यादा करना लगता है, साधन भी ज्यादा चाहिए और धन भी ज्यादा चाहिए। ठीक, इसी पर करेंगे। जबकि मापन में ऐसा नहीं, मापन में न तो समय की ज्यादा जरूरत होती है, न धन ज्यादा लगता है, थोड़े समय का होता है, थोड़े समय में कर दिया जाता है। मूल्यांकन की अगर हम बात करते हैं, मूल्यांकन जो होता है इसकी प्रकृति किस प्रकार की, तो दार्शनिक प्रकार की होती है। जिस प्रकार हम कोई व्यक्ति होता है उसके बारे में दार्शनिक आधार पर उसके व्यक्तित्व है, नैतिकता के बारे में जांच करते हैं, उसी आधार पर मूल्यांकन में चर्चा की जाती है, तो इसकी प्रकृति दार्शनिक होती है। जबकि अगर हम बात करते हैं जो मापन जो होता है उसमें वस्तु की मात्रा के आधार पर उसकी होती है। मापन में वस्तु की मात्रा के आधार पर केवल व्यक्ति के बारे में क्या बताया जाता है, उसने क्या सीखा है, किस प्रकार सीखा है, उसकी मात्रा के आधार पर बता दिया जाता है। मूल्यांकन क्या है, एक नवीन प्रकार की धारणा है। मूल्यांकन जो अभी है, पहले तो केवल क्या नंबर दे दिए जाते थे, हाँ पहली कक्षा में इतना, दूसरी में हो गया। मूल्यांकन एक नवीन धारणा है, जबकि मापन की अगर हम बात करते हैं तो मापन एक प्राचीन धारणा है। मापन किस प्रकार की है, एक प्राचीन धारणा है। इसका अगर बात करते हैं, मूल्यांकन का
जो स्वरूप है वो प्रवृत्ति सूचक है, यानी विस्तृत आकारों में है, और उसका क्या है, समृद्धि यानी सीमित आकार में होता है। मापन किस प्रकार का है, सीमित क्षेत्र में सीमित आकार पर होता है। मूल्यांकन के द्वारा के शास्त्रों के निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मूल्यांकन जो होते हैं उसमें सामने वाला व्यक्ति होता है, साक्ष्य रूप से होता है, उसके निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यानी किस प्रकार के भाव को यह प्रकट करता है, विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार के भाव को दर्शाता है। इसके बाद की अगर बात करते हैं, मापन के साक्ष्यों को एकत्रित करता है। मापन में क्या है, हमें पता चलता है कि इस टेस्ट में इसने कितना प्राप्त, दूसरे टेस्ट में कितने प्राप्त किए। तो इस प्रकार के मापन और मूल्यांकन के दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो केवल इसमें एक ही बात याद रखनी, मापन में केवल और केवल ज्ञानात्मक पहलुओं के बारे में चर्चा की जाती है। मापन के केवल ज्ञान के बारे में जांचेंगे, लेकिन जैसे ही हम मूल्यांकन की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें क्या है, ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, क्रियात्मक है, उसके संपूर्ण गुणों के बारे में चर्चा की जाती है। कोई बालक है या कोई व्यक्ति है, उसके संपूर्ण गुणों के बारे में अध्ययन जब किया जाता है उसे मूल्यांकन कहते हैं। अब देखते हैं मूल्यांकन की विशेषताएं कि हम जो मूल्यांकन कर रहे हैं, कोई जो व्यक्ति हो रहा है उसकी क्या कुछ विशेषताएं, हाँ तो इसकी क्या बहुत सारी विशेषताएं हैं। इनमें से क्या 3-4 विशेषताएं मुख्य मानी जाती है। पहले अगर बात करते हैं वस्तुनिष्ठता, पहली विशेषता कौन सा आता है, वस्तुनिष्ठता है। जब इसकी अगर बात करते हैं, इस परीक्षा प्रणाली में वस्तुनिष्ठता जो होती है, इस प्रकार की जो मूल्यांकन प्रक्रिया होती है, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं। इसमें क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न क्या है, वो बालक के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। जब व्यक्ति की बात करते हैं, व्यक्ति जो होता है, बालक होता है, वो उस प्रश्न का, सभी बालक उस प्रश्न का सेम उत्तर देते हैं। उस परीक्षण को क्या कहा जाता है, वस्तुनिष्ठ। जैसे मैं एक परीक्षक हूं, मेरे द्वारा एक परीक्षा प्रणाली तैयार की गई, उस परीक्षा प्रणाली में पूछा गया कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। एक बालक से पूछा, उसने कहा नरेंद्र मोदी। दूसरे से पूछा क्या है, नरेंद्र मोदी। तीसरे से पूछा नरेंद्र मोदी। जब एक ही प्रश्न का उत्तर सभी व्यक्तियों या बालकों के द्वारा सही रूप से, समान रूप से बताया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। इस प्रकार का जो मूल्यांकन होता है वो किस प्रकार का होता है, वस्तुनिष्ठ होता है। किस प्रकार का होता है, वस्तुनिष्ठ होता है। दूसरा क्या है, वैधता होती है। पहला कौन सा आता है, वस्तुनिष्ठता है, और दूसरा कौन सा आता है, वैधता होती है। ऐसा परीक्षण जिसमें क्या है, समस्त पहलुओं का जो आकलन होता है, ऐसा परीक्षण जिसमें समस्त पहलुओं का जो आकलन होता है, शुद्धता, योग्यता और तथ्य के अनुसार होता है। शुद्धता है, योग्यता है और तथ्य के अनुसार होता है। यानी जिस प्रणाली के लिए हमने जो परीक्षा प्रणाली है वो तैयार करी है, जिस उद्देश्य के लिए हमने क्या है परीक्षा प्रणाली तैयार की है, उसी परीक्षण को संबंधित जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो उसमें क्या सटीक उत्तर बताते हैं। हम प्रधानमंत्री का नाम पूछने बालकों के द्वारा जब इसके बारे में बता दिया जाता है, यानी वह उसके बारे में जानते हैं, तो इस प्रकार का परीक्षण क्या है, वैध कहलाता है। इसका कौन सा कहलाता है, वैध परीक्षण है। कौन सा है, परीक्षण है, वैध परीक्षण है। दूसरा क्या है, विश्वसनीय है। तीसरा अगर बात करते हैं, पहला तो कौन सा था, वस्तुनिष्ठ, यानी सभी क्वेश्चनों का जवाब सारे संबंधित। दूसरा वैध है, जिस उद्देश्य के लिए हमने परीक्षण बनाया है उसके लिए वह सही सटीक उतरता है, उसे क्या कहा जाता है, वैध परीक्षण। तीसरा आता है विश्वसनीय है। तीसरा कौन सा आता है, विश्वसनीय परीक्षण होता है जब बार बार उत्तर पुस्तिका की जांच करने पर अंकों की समान प्रणाली आती है। यानी कोई शिक्षक परीक्षक जो क्या कॉपियां चेक करते हैं, अभी 10+2 की क्या कॉपियां चेक हो रही, तो उसमें क्या है, शिक्षक एक बालक की क्या है, प्रथम शिक्षक, जैसे हम 5 शिक्षक वहां पर बैठे हैं तो प्रथम शिक्षक के द्वारा उस बालक की कॉपी जांच की जाती है, 10 नंबर देता है। दूसरा शिक्षक उसकी जांच करता है, 10 नंबर देता है। तीसरा शिक्षक है उस कॉपी की जांच करता है, 10 नंबर देता है। जब सभी शिक्षकों के द्वारा कॉपी की जांच की जाती है तो सभी के द्वारा एक ही प्रकार के क्या है, नंबर दिए जाते हैं, यानी सभी प्रकार के जांच प्रणाली में छात्र के उत्तर सही पाए जाते हैं और उसी उत्तर के आधार पर उसको क्या अंक प्रदान किए जाते हैं। ये क्या कहलाता है, विश्वसनीय। कौन सा है, विश्वसनीय। वस्तुनिष्ठता है, यानी सभी समान उत्तर दे रहे। दूसरा है वैध है, जिस परीक्षण के लिए हमने उद्देश्य के लिए बनाया है उस उद्देश्य की सही और सटीक जानकारी देता है। तीसरा अगर हम बात करते हैं, विश्वसनीय है। तीसरा कौन सा आता है, विश्वसनीय। पहला वस्तुनिष्ठता, दूसरा वैधता है, तीसरा विश्वसनीय है। यानी सभी शिक्षकों के द्वारा एक ही कॉपी की जांच की जाती है और उस कॉपी में सभी शिक्षकों के द्वारा एक ही प्रकार के नंबर दिए जाते हैं, वो परीक्षण कौन सा कहलाता है, विश्वसनीय। किस प्रकार का है, विश्वसनीय परीक्षण कहलाता है। चौथा आता है व्यवहारिकता में उपयोगिता है, यानी जिस परीक्षण का हम काम ले रहे हैं वो ऐसा नहीं कठिन हो, हार्ड हो, बालकों को समझ में नहीं, वह लालच के योग्य नहीं होना चाहिए, सभी को समझ में यानी व्यवहार में काम लेने के उद्देश्य से बनाया होना चाहिए। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, न तो ज्यादा लागत होनी चाहिए, न ज्यादा परिश्रम लगना चाहिए। तो जो इस प्रकार का परीक्षण बनाया जाता है व्यवहारिक दृष्टि से क्या है, उचित होना चाहिए। किस प्रकार का, उचित होना चाहिए। इसके बाद पांचवा परीक्षण की बात करते हैं, विवेककारिता है। इसमें क्या है, विवेककारिता है।
इस प्रकार का हमारे द्वारा परीक्षण या मूल्यांकन तैयार करना चाहिए, जिसमें दो बालकों की बुद्धि के आधार पर विभेद कर सके। विभेद करते क्या है, पहली बालक है उसकी आयु 140 से अधिक यानी प्रतिभाशाली की श्रेणी में आता है, और एक बालक 90 से 109 के मध्य में यानी सामान्य श्रेणी का है। तो इन दोनों में जब क्वेश्चन दिए जाते हैं तो वो क्वेश्चन का उत्तर तो देते हैं, लेकिन उत्तर क्या अलग देते हैं, अलग अलग देते हैं, तो उनका हम क्या विभेद कर सके, उनकी बुद्धि के बारे में जान कर सके हैं। तो इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है, विभेदकारिता यानी विभेदित कहलाती है। व्यापकता है, इस प्रकार के प्रश्न पत्र तैयार करने चाहिए, सीमित आधार पर नहीं होना चाहिए, व्यापक आधार पर है। यानी हम जयपुर में तो यहाँ केवल यहाँ के लिए प्रश्न पत्र नहीं होना चाहिए, व्यापक रूप से मूल्यांकन होना चाहिए। जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, उनका क्षेत्र किस प्रकार का होता, मूल्यांकन का जो क्षेत्र जो होता है यानी परीक्षण का क्षेत्र है व्यापक होना चाहिए। इसमें अगर अगला बात करते हैं निदानात्मकता है। निदानात्मक किसी भी प्रकार के बालक को किसी प्रकार की समस्या आ रही है उसको जानने में क्या है ये योग्य होना चाहिए। समस्या को जानना निदान कहलाता है, तो परीक्षक किस प्रकार का होना चाहिए, निदानात्मक होना चाहिए। इसके आगे की अगर बात करते हैं तो हमें इस प्रकार की परीक्षण लेने में सरलता, इस प्रकार का परीक्षण तैयार करना चाहिए जिसमें क्या परीक्षण लेने में क्या परीक्षा लेने में हमें सरलता, किसी प्रकार का जो क्वेश्चन या मूल्यांकन करें उसमें क्या ज्यादा समय न लगे और ज्यादा धन का खर्चा न हो, तो इस प्रकार सरलता होनी चाहिए। तो ज्यादा क्या पूछे जाते हैं, वस्तुनिष्ठता है, वैधता है, विश्वसनीयता है और विभेदकता है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। वस्तुनिष्ठता है, जिस उद्देश्य के लिए हमने क्वेश्चन बनाते हैं उन क्वेश्चन के लिए सभी बच्चे के सेम आंसर देते हैं। वैधता है, जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण बनाया है उसके लिए सही सटीक शुद्धता जानकारी देता है वैध। जैसे अभी राजस्थान के एग्जाम की अगर बात करते हैं, कुछ एग्जाम ऐसे हुए जिनमें लगभग 15-20 क्वेश्चन के हैं इधर उधर से क्या है आउट हुए, जिनके आंसर भी ठीक नहीं, लेकिन फिर भी जो बोर्ड है उनके द्वारा क्या इसको वैध माना गया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जिस परीक्षा प्रणाली में 66 से 7% ज्यादा क्वेश्चन इधर उधर के हो उसको क्या अवैध घोषित कर दिया जाए, लेकिन आरपीसी और जो बोर्ड है उनके द्वारा किसी के वैध मान लिए गए। तो वैध परीक्षण वे होते हैं जिस परीक्षण के लिए हमने इस उद्देश्य का निर्माण किया है, इस परीक्षण का निर्माण कर लिया है जिस उद्देश्य के लिए है वह उस पर सटीक सही शुद्धता का आकलन प्रमाणित करे, इसे वैध कहा जाता है। विश्वसनीय है यानी कोई भी शिक्षक चेक कर लो चाहे उस बच्चे के नंबर क्या उतने आने होते हैं। तो इस प्रकार क्या होते हैं, ये हमारे कुछ इसकी विशेषताएं, मूल्यांकन की विशेषताएं यानी परीक्षण की विशेषताएं। अब जो वर्तमान की अगर हम बात करते हैं, वर्तमान की जो प्रणाली है वो CCF आधारित है। मूल्यांकन एक जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन जो है पहले तो केवल क्या बालक के परिणाम के आधार पर होती थी, लेकिन अब परिणाम और गुण मूल्यांकन सभी का समान, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के आधार पर अभी क्या मूल्यांकन किया जाता है। तो इसके बाद वर्तमान की अगर बात करते हैं, सतत समग्र मूल्यांकन प्रणाली अपनाई जाती है। यानी पहले तो क्या केवल वर्ष के अंत में एग्जाम करवाए जाते, लेकिन अभी जो है वो कह दिया है कि नई शिक्षा नीति है उसमें तो और इसमें अपडेट आ गया, लेकिन पहले भी इसमें कह दिया गया है कि बालकों का जो परीक्षण है केवल साल के अंत में नहीं होना चाहिए, जिससे क्या है वो अगर साल के अंत में एग्जाम होगा तो वो पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे, पूरे सिलेबस को कभी भूल जाएंगे कभी याद करेंगे, तो उनके दिमाग में थोड़ा सा फोर्स रहता है। तो इस प्रकार के एक सतत व समग्र मूल्यांकन आकलन किया गया था, CCF बताया गया था, जिसमें कहा था कि बालकों का जो है लगातार आकलन होता रहना चाहिए, मूल्यांकन उनका लगातार होने रहना चाहिए। तो इसके बारे में क्या बताया गया है कि मूल्यांकन क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थियों में सभी पक्षों का आकलन किया जाता है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें बालकों का सभी पक्षों में क्या है मूल्यांकन किया जाता है, यानी उसका आकलन किया जाता है विद्यार्थियों की। इसलिए वर्तमान की जो प्रणाली है, वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली पहले थी उसमें क्या बदलाव किया गया था। वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वह समग्र शिक्षा, सतत व समग्र शिक्षा प्रणाली पर आधारित है। यानी राष्ट्रीय शिक्षा 1986 की, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा 1986 के बाद में जो नई शिक्षा प्रणाली है ये सतत व समग्र मूल्यांकन के आधारित पर है, CCF के आधार पर है। CCF के आधार पर अब मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें परीक्षाओं को कहे एक ग्रेडिंग प्रणाली दे दी जाती है, क्रम दे दिया जाता है, उस ग्रेडिंग क्रम प्रणाली के आधार पर किया जाता है, उनका आकलन क्या किया जाता है। इसमें अगर हम बात करते हैं किस प्रकार की परीक्षाएं होती है, इसमें परीक्षाओं का क्रम दो आधारों पर किया जाता है। एक तो रचनात्मक होता है, एक क्या है रचनात्मक परीक्षण करवाया जाता है, और दूसरा अगर हम बात करते हैं दूसरा परीक्षण जो होता है उसको योगात्मक कहा जाता है। रचनात्मक है और योगात्मक है। इसमें रचनात्मक फर्स्ट होता है, यानी दो आधारों पर परीक्षा करवाई जाती है, फर्स्ट में पार्ट में और सेकंड पार्ट में। पहले का 40% रखा जाता है और दूसरे
जो एग्जाम कराए जाते हैं उसका 60% रखा जाता है। तो इसमें क्या है, जो बालकों पर क्या है ज्यादा समय तक बोझ नहीं रहता है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, पहले तो परीक्षाओं का क्रम की अगर बात करते हैं, पहले तो फॉर्मेटिव टेस्ट होता है जिसे रचनात्मक फर्स्ट और रचनात्मक सेकंड कहा जाता है। पहले क्या आएगा, रचनात्मक फर्स्ट है, रचनात्मक सेकंड है, 10% इसका 10% इसका है। फिर क्या आता है, पहले फिर की अगर बात करते हैं योगात्मक आता है। फिर की अगर हम बात करते हैं कौन सा आता है, योगात्मक या समेकित आता है। इसमें 30% रखा जाता है। इसमें कितना आता है, 30% है। तो 10% उसका, 10% उसका, रचनात्मक फर्स्ट, रचनात्मक सेकंड का, और समेकित का अगर बात करते हैं 30% है। इस प्रकार पहला जो परीक्षा है वो पूरी करवाई जाती है। इसी प्रकार दूसरी जो होती है परीक्षा होती है, उसमें अगर हम बात करते हैं तो वो सेम प्रक्रिया अपनाई जाती है। रचनात्मक थर्ड होता है, रचनात्मक फोर्थ होता है, और लास्ट में समेकित प्रणाली होती है, 30% होता है। तो इस प्रकार के बालकों का वर्तमान में ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर परीक्षाएं संपन्न करवाई जाती हैं। इनकी क्या होती है, ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है, और उसके आधार पर इनका जो है एग्जाम है वो लिए जाते हैं। जैसे क्या रचनात्मक फर्स्ट हो गया 10%, उसके नंबर जुड़ेंगे। फिर रचनात्मक सेकंड आ गया 10% के, उसके जुड़ते हैं। फिर की अगर हम बात करते हैं तो योगात्मक आएगा। फिर कौन सा आता है हमारा योगात्मक परीक्षण आता है, उसके कितने होते हैं, 30% होते हैं। फिर उसके कितने होते हैं, 30% होते हैं। इसके बाद दूसरा एग्जाम होता है, दूसरी बार लिया जाता है, ये तो पहली बार का एग्जाम, इसमें 40% जोड़ दिए जाते हैं। फिर दूसरी बार का एग्जाम 10% फेल से, यानी रचनात्मक थर्ड से, रचनात्मक फोर्थ से, और लास्ट में क्या आता है, समेकित आता है 30%, उससे ले लिए जाते हैं। तो इस प्रकार किया जाता है। इनके परीक्षाओं का क्रम की अगर हम बात करें तो रचनात्मक फर्स्ट, रचनात्मक सेकंड, और जो तीसरी अगर बात करते हैं समेटिव यानी समेकित कहा जाता है। ये फर्स्ट जो होता है, इनके एग्जाम जो होते हैं अप्रैल से लेकर सितंबर के मध्य करवाए जाते हैं। जैसे अभी जो स्कूल खुले, नवीन एडमिशन होते हैं, नवीन एडमिशन होने के बाद ये एग्जाम के करवा लिए जाते हैं, यानी अप्रैल से सितंबर के मध्य में ये एग्जाम करवाए जाते हैं। इसके बाद जो सेकंड एग्जाम होते हैं, रचनात्मक थर्ड, रचनात्मक फोर्थ है, और समेकित सेकंड है। ये जो एग्जाम जो होते हैं ये सितंबर के बाद में, अप्रैल से सितंबर तक पहले प्रकार के करवाए जाते हैं। इसके बाद में क्या आते हैं, अक्टूबर से मार्च के मध्य में क्या है, ये एग्जाम करवा लिए जाते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, मेन एग्जाम होते हैं। इससे बालकों में क्या ज्यादा बोझ नहीं होता है, बालक सिलेबस को क्या है पार्ट टाइम में इसको बांट करके रिवाइज कर लेते हैं। तो इस प्रकार के है 1986 के बाद शिक्षा नीति में यह कहा गया है। अब क्या है, सीसी जो होता है यानी सतत व समग्र मूल्यांकन है। इसके दो प्रकार कौन कौन से पढ़ते हैं, एक तो समेकित, और दूसरा हम क्या पढ़ते हैं, रचनात्मक। दूसरा कौन से आते हैं, रचनात्मक है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसे रचनात्मक को हम निर्माणात्मक कहा जाता है, यानी फॉर्मेटिव के नाम से जानते हैं। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखें कि क्या चीज किस प्रकार इनका होता है। तो पहला क्या फॉर्मेटिव होता है, जिसे रचनात्मक कहा जाता है, और इसे निर्माणात्मक कहा जाता है। दूसरा कौन सा होता है, सप्लीमेंट्री एसेंस होता है, यानी योगात्मक परीक्षण कहा जाता है। सप्लीमेंट्री यानी योगात्मक के नाम से जानते हैं। तो पहला पढ़ेंगे रचनात्मक जो परीक्षण होता है, कौन सा होता है, रचनात्मक परीक्षण होता है। ये सीखने के लिए आकलन करता है। रचनात्मक होता है, सॉरी, रचनात्मक जो परीक्षण होता है ये क्या करता है, सीखने के लिए आकलन करता है। कोई बालक सीख रहा है उसके लिए आकलन करेगा। दूसरा अगर हम बात करते हैं योगात्मक है, यह सीखने का आकलन करता है। पहला तो क्या होता है, सीखने के लिए आकलन करता है। इसमें क्वेश्चन कंफ्यूज करवाएंगे। फॉर्मेटिव जो टेस्ट होता है वो सीखने के लिए आकलन कर रहा है कि बालक क्या है किस प्रकार सीख रहे हैं उसका आकलन कर रहा है। दूसरा आता है हमारा योगात्मक परीक्षण होता है। इसमें सीखने का आकलन करता है कि बालक ने क्या सीखा है, बालक ने क्या सीखा है उसका आकलन करता है, सीखने का आकलन करता है। पहला जो होता है क्रियात्मक परीक्षण होता है, सीखने के प्रगति के लिए जरूरी है। सीखने के लिए प्रगति के लिए, जैसे नए स्कूल के अप्रैल से सितंबर में, इसमें शिक्षक देखेगा कि बालक की सीखने की प्रगति क्या है, क्या वह धीमी गति से सीख रहा है, क्या वह तीव्र गति से सीख रहा है। तो ये क्या बताता है, फॉर्मेटिव फर्स्ट जो होता है ये सीखने की प्रगति बताता है। ठीक है, इसके साथ दूसरा अगर हम बात करते हैं योगात्मक परीक्षण, इसमें एक बालक के दूसरे बालक के साथ तुलना करवाई जाती है। तुलना के माध्यम से देखा जाता है कि दोनों बालक किस प्रकार सीख रहे हैं, दोनों बालक हैं किस प्रकार सीख रहे हैं, उनमें किस प्रकार की तुलना है। रचनात्मक जो परीक्षण होता है, ये रचनात्मक जो परीक्षण होता है ये निदानात्मक है, उपचारात्मक है, इनके लिए काम किया जाता है। यानी अप्रैल से सितंबर तक हम एग्जाम ले रहे हैं तो बालकों की समस्या के बारे में जाने, क्यों मेन एग्जाम आ गया तो हम नहीं जान पाएंगे, उसमें तो दबाव आ जाता है बालकों के ऊपर। तो अप्रैल से सितंबर के मध्य जब ये एग्जाम करवाए जाते हैं तो इसमें बालकों के निदानात्मक यानी समस्याओं के बारे में जाना जाता है, उसका उपचार किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं योगात्मक जो परीक्षण होते हैं लास्ट में होता है 10-10 इसका लास्ट में जो परीक्षण होता है योगात्मक होता है, ये केवल क्या परीक्षा उतरण का होता है।
इसमें क्या है, केवल बालकों के सामने केवल उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण का फैसला होता है। उत्तीर्ण क्या है, अनुत्तीर्ण का फैसला होता है। तो योगात्मक परीक्षण केवल उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण के बारे में बताता है, जबकि रचनात्मक की अगर हम बात करते हैं, ये बालकों की समस्या के बारे में बताएगा, उस समस्या से किस प्रकार निदान करें उसके बारे में बताएगा, उसमें क्या सुधार करें इसके बारे में बताता है। तो रचनात्मक जो परीक्षण होता है ये साल में कितनी बार होता है, 4 बार होता है। साल में कितनी बार करवाया जाता है, 4 बार होता है। और योगात्मक परीक्षण कितना, 2 बार होता है। छोटे छोटे बालकों के एग्जाम जो हों, अगर हम देखते हैं तो बालकों कहते हैं आज तो हमारा ये टेस्ट, आज तो हमारा ये टेस्ट है। इस प्रकार के दो बार पहले यानी अप्रैल से सितंबर तक करवा दिए जाते हैं और 2 बार के मार्च तक करवाए जाते हैं। तो इस प्रकार रचनात्मक परीक्षण 4 बार होते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं योगात्मक परीक्षण है, ये साल में केवल और केवल 2 बार करवाए जाते हैं। इसकी रचनात्मक परीक्षण की अगर हम बात करते हैं तो रचनात्मक परीक्षण में केवल 40% अंक बार लिए जाते, कहते हैं ना बालकों के। अगर कई बार बच्चे क्या है ननिहाल आ जाते हैं, इधर हो जाते हैं, तो उनके क्या है शिक्षक कहते हैं कि अगर ये वहां चले गए तो क्या हम इनका जो क्या है जो इनका टेस्ट है उसमें नंबर कम हो जाए, इनके जो टेस्ट में ये नंबर प्राप्त करें वो क्या कम हो जाए, तो ये क्या वहीं से काटते हैं। तो रचनात्मक परीक्षण में बालक को 40% अंक प्रदान किए जाते हैं। कितने हैं, 40% अंक उसे प्रदान किए जाते हैं। जबकि योगात्मक परीक्षण की अगर बात करते हैं तो इसमें बालक को 60% अंक प्रदान किए जाते हैं। कौन से हैं, 60% अंक है प्रदान किए जाते हैं। तो ये हमारा क्या था, फॉर्मेटिव था और क्या सम्मेटिव परीक्षण था, यानी रचनात्मक और क्या योगात्मक परीक्षण। रचनात्मक और क्या योगात्मक परीक्षण था जो अप्रैल सेशन से शुरू होता है और मार्च तक चलता है। उसके बाद में हमारा मेन एग्जाम आ जाता है। उसके बाद में क्या आता है, मेन एग्जाम आता है। अब एक 1986 की बात करते हैं, ग्रेडिंग प्रणाली की अवधारणा अपनाई गई थी, यानी बालक जो पास हो रहे हैं वो क्या है किस प्रकार नंबर लाते हैं, तो उनको किस प्रकार की ग्रेडिंग प्रदान की जाती है। ए है, A1 है, A2 है, A3, अलग अलग स्टेट की अलग अलग होती है। राजस्थान की अगर बात करते हैं A1 A2 में, अगर हरियाणा की बात करते हैं ABCD, इस प्रकार A1 A2 नहीं लगता है, वहां पर सीधी A ग्रेड है, B ग्रेड है, C ग्रेड ऐसे लगती है। तो राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेडिंग प्रणाली होती है। राजस्थान की ग्रेडिंग प्रणाली की अगर बात करते हैं तो 91 से 100%, 91 से क्या 100% में आता है, तो उसको कौन सी ग्रेडिंग में दिया जाता है। 91 से 100 में A ग्रेड में आता है। कौन सी ग्रेड है, A1 ग्रेड में आता है, इसे 10% ग्रेडिंग मिलता है। यानी 91 से 100 जिसने प्राप्त किया है ये A1 ग्रेडिंग की आता है और इसके क्या 10 नंबर दिए जाते हैं। कितने हैं, अगर आपने कह दिया A1 ग्रेडिंग मिली है तो हम समझ जाएंगे कि इसकी जो पॉइंट है वो कितने 91 से 100 के मध्य और इसे 10% ग्रेडिंग मिली है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जैसे A1 से नीचे आते हैं, जैसे क्या है A1 से नीचे आते हैं तो हमारी ग्रेडिंग आती है A2। इसमें क्या 81 से 90 तक, 81 से 90 तक जिसने पॉइंट हासिल किए होते हैं इसे A2 कहा जाता है और इसमें 9 अंक प्रदान किए। हम देख लेंगे कि 9 ग्रेडिंग का है, इसमें क्या है 81 से 90 का इसने क्या प्राप्त किए हैं। इसके बाद आता है 71 से 80 है, 71 से 80 में क्या आता है B1, 71 से 80 तक जिसने प्राप्त किया B1 में आएगा, उससे समझ लेंगे कि इसकी ग्रेडिंग कितनी 0.8, यानी 8 ग्रेडिंग का ये क्या है बच्चा है। इसके बाद 61 से 70 में आता है, जिसे B2 ग्रेडिंग में रखा जाता है, B2 ग्रेडिंग में रखा जाता है। और अंक भारिता की अगर हम बात करते हैं तो इसे 7 अंक प्रदान किए जाते हैं। 7 के अंक में देख लेंगे कि ये क्या है कौन सी ग्रेडिंग का है, तो इसे 71 से जो 61 से 70 के बीच में आ जाता है। 61 से 70 के बीच में अगर दी जाती है तो हम इसे देख लेते हैं 7 ग्रेडिंग। तो इस प्रकार की ये ग्रेडिंग प्रणालियां अपनाई गई है। इसके बाद नीचे जैसे आते हैं 51 से 60 है तो इसे C1 में रखा जाता है। 41 से 50 है उसे C2 में रखा जाता है, तो इसे 6 दिया जाएगा, उसे क्या 5 दिया जाएगा। 41 से 50 है उसे 5 अंक प्रदान किए जाते हैं, यानी ग्रेडिंग प्रणाली 41 से 50 की क्या होती है 5 होती है, C2 में रखा जाता है। 33 से 40% में इसे B1 में रखा, 33 से 40% अगर कोई बालक प्राप्त करता है तो 33 से 40 की अगर बात करते हैं B में रखा जाएगा। उसे अगर हम ग्रेडिंग प्रणाली की बात करते हैं तो 33 से 40 में 4 ग्रेडिंग दी जाती है। इसके बाद 21 से 32 फिर 21 से 32 की अगर प्रणाली जो अपनाई जाती है उसकी अगर बात कई बार पूछ लिया जाता है कि 21 से 32 प्रणाली में किस प्रकार रखा जाएगा, इसे E1 में रखा जाता है और ये फेल आता है। 21 से 32 में क्या E1 में रखा जाएगा और इसे क्या बिल्कुल फेल कर दिया जाता है। इसके बाद इससे थोड़ा सा नीचे आते हैं, इससे क्या थोड़ा सा नीचे आते हैं तो बालक को 0 से 20 यानी E2 में आता है, इसे 0.2 ग्रेडिंग दी जाती है, यानी 2 दी जाती है, ये भी क्या है फेल होता है। तो इस प्रकार 1986 में ग्रेडिंग प्रणाली की अवधारणा दी गई थी, यानी इस प्रकार जो बालक होंगे उनको इस प्रकार ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाएगी। अब हम बात करते हैं कि बालकों का हम मूल्यांकन तो कर रहे हैं, लेकिन मूल्यांकन की विधियां क्या, मूल्यांकन की क्या है विधियां कौन कौन सी होगी, किस प्रकार उनका क्या है मूल्यांकन है वो किया जाएगा। तो हम बात करते हैं मूल्यांकन की विधियां होती है। तो मूल्यांकन की विधियां 2 प्रकार की होती है, एक तो परिमाणात्मक होती है,
एक तो क्या होती है परिमाणात्मक होती है, एक गुणात्मक होती है। परिमाणात्मक जिसमें केवल निश्चित होता है, बालकों से क्वेश्चन पूछे उसने क्या उत्तर सही दे दिया तो हम उसका परिणाम बता देते हैं, तो ये कौन सी होती है परिमाणात्मक, यानी उसके केवल और केवल परिमाण के आधार पर जब उसका आकलन किया जाता है तो ये किस प्रकार का हो गया परिमाणात्मक परीक्षण होता है। मूल्यांकन किस प्रकार से होता है परिमाणात्मक आधार पर होता है। एक जो बालक है उसमें परिमाण का नहीं गुणों के बारे में भी आकलन किया जाता है, जिसमें निश्चित नहीं होता है कि कुछ प्रकार भी परिवर्तन हो सकता है। परिमाण में तो क्या एक संख्या आती है कि बालक के 10 में से क्या 9 नंबर है, ये परिमाण हो गया तो उसे क्या हम इसमें बता देते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं गुणात्मक है यानी गुणों के बारे में चर्चा करते हैं तो यह अनिश्चित होता है। जैसे मैं हूं आप हूं, आप में क्या गुण है मेरे में क्या गुण अलग अलग होते हैं, तो इसमें संख्या थोड़ी प्रदान कर सकते हैं, तो किस प्रकार की होती है अनिश्चित। तो अगर पूछेगा वो परिमाणात्मक जो परीक्षण होता है यानी मूल्यांकन की प्रविधि जो होती है वो परिमाणात्मक होती है, किस प्रकार की होती है निश्चित, लेकिन जैसे गुणात्मक की ओर अग्रसर होते हैं तो यह अनिश्चित हो जाता है। अब हम परिमाणात्मक की जो कौन कौन सी विधियां उनके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें दो प्रकार से इनका आकलन किया गया है, लिखित है मौखिक है, और तीसरा कई बार प्रयोगिक के आधार पर इसका करते हैं। लिखित होती है मौखिक होती है, आज करके तीसरा इसमें प्रदान किया जाना प्रयोगिक है। मौखिक लिखित है प्रश्न लिखे हुए उसकी कॉपी चेक की हमने उससे आंसर दिए। दूसरा आता है मौखिक है ओरल, आजकल ओरल टेस्ट होते हैं कक्षा क्लास में जो बालक 5वीं तीसरी चौथी माध्यम तक से ओरल स्टार्ट हो जाते हैं। मुख्य जो परीक्षक होता है केवल मुख से प्रश्न पूछते हैं बालक बताता है, तो पहला कौन सा होता है मौखिक परीक्षा होती है, दूसरा लिखित होती है, तीसरा आजकल क्या है प्रैक्टिकल आधार पर क्या है उनका प्रयोग किया जाने लगा है। उनका क्या है प्रयोग करवाते हैं बालकों से, प्रयोग के माध्यम से कुछ एक्सपेरिमेंट करवाते हैं विभिन्न माध्यमों में। जैसे दिल्ली के स्कूल है, दिल्ली के बहुत ही शानदार स्कूल है, केजरीवाल जी कल छूटकर आए हैं, तो उन्होंने अपनी शिक्षा प्रणाली में बहुत ही अच्छा शानदार परिवर्तन किया। दिल्ली के स्कूलों में वहां पर प्रायोगिक परीक्षण करवाए जाते हैं और उन्हें प्रायोगिक परीक्षणों के आधार पर परिणाम जो है वो बताया जाता है। अब हम बात करते हैं यह जो परीक्षण होते हैं ये आगे परिमाणात्मक जो परीक्षण होते हैं आगे फिर बांटे जाते हैं। जैसे वस्तुनिष्ठ आधार पर, जैसे कौन से होते हैं वस्तुनिष्ठ आधार पर होते हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं अति लघुतरात्मक होते हैं, लघुतरात्मक होते हैं और निबंधात्मक होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आजकल हम देते हैं, ओएमआर टेस्ट देते हैं, ओएमआर शीट पर देते हैं, ओएमआर शीट होती है उसमें गोले होते हैं उनमें भरा होता है, ये कौन से वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण होते हैं इसमें केवल एक टप्पे में क्या उत्तर देना या मिलान करवाया गया किसी प्रकार से होते हैं। अति लघुतरात्मक है, इसमें प्रश्नों की संख्या क्या है थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। लघुतरात्मक है, इसमें और प्रश्नों की संख्या क्या है बड़ी हो जाती है, इसमें क्या होती है और बड़ी संख्या हो जाती है। निबंधात्मक क्या है निबंध के रूप में लिखना होता है, 20 नंबर का होगा या किसी प्रकार का होगा उसमें क्या डिटेल से बताया जाता है। तो पहला अगर हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मुख्य रूप से 6 प्रकार के बताए गए। ऑब्जेक्टिव जो आते हैं उसी आधार पर वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्ट देगा किसी प्रकार से देगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मुख्य रूप से 6 प्रकार के बताए गए। हम किस परीक्षण की बात करें परिमाणात्मक परीक्षण की बात करें हैं, जिसमें व्यक्ति के निश्चितता के बारे में बताया जाता है। इसमें एक तो मौखिक होते हैं, लिखित होते हैं और तीसरा क्या होते हैं प्रायोगिक होते हैं। इसी को फिर डिवाइडेशन कर दिया गया है, वस्तुनिष्ठ है, अति लघुतरात्मक है, लघुतरात्मक और क्या निम्नतरात्मक है। जिसमें वस्तुनिष्ठ की बात करते हैं इसको 6 भागों में बांटा गया। वस्तुनिष्ठ परीक्षण है इसे कितने हैं 6 भागों में बताया गया है, 6 भागों में बांटा गया है। पहला तो अगर बात करते हैं तो एक क्वेश्चन दिया होगा उसमें क्या है सत्य और असत्य बताइए, छोटी छोटी क्लास में तो इसमें दिया जाता है सत्य है तो टिक करिए, असत्य गलत उस पर टिक करिए। तो पहला प्रकार का वस्तुनिष्ठ परीक्षण कौन सा होता है सत्य व असत्य परीक्षण है। इसके बाद जैसे आगे बढ़ते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण होते हैं उसमें कितने ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। पहला सत्य असत्य है, दूसरा बहुविकल्पीय है यानी 1 से 4 विकल्प दिए होंगे उनमें से हमें एक छांटना होगा। तीसरा परीक्षण की अगर हम बात करते हैं तुलनात्मक परीक्षण है यानी तुल्यबद्ध परीक्षण है। प्रश्न दिया जाता है उसमें 2 में क्या तुलना करवाई जाती है, ये ठीक है ये ठीक है, ये कौन सा आता है ये भी वस्तुनिष्ठ के श्रेणी में आता है। इसके बाद चौथा परीक्षण की अगर बात करते हैं, चौथा किस प्रकार का रिक्त स्थान क्वेश्चन है। मुझे अच्छा लगता है जब मुझे मैं बहुत खुश होता हूं जब मैं वहां जाता हूं, तो रिक्त स्थान क्वेश्चन बीच में खाली स्थान छोड़ दिया जाता है और क्या पूर्ति करवाई जाती है। कौन सा चौथा परीक्षण आता है रिक्त स्थान पूर्ति परीक्षण है। इसके बाद जैसे आगे बढ़ते हैं पांचवा की अगर बात करते हैं क्रमबद्ध परीक्षण। क्रमबद्ध है यानी क्रम में लगाइए, भेड़ है बकरी है घोड़ा है गधा है, तो उनको क्या एक श्रेणी दे देंगे उस श्रेणी में क्या उनको क्रम से लगाइए, आरोही क्रम में बताइए अवरोही क्रम में बताइए, तो क्रम प्रकार के परीक्षण होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं। अति लघुतरात्मक छोटे छोटे प्रश्न एक एक टप्पे के होते हैं, वो भी वस्तुनिष्ठ में गिने जाते हैं। फिर इसको क्या है अति लघुतरात्मक है लघुतरात्मक और निम्नतरात्मक में
इस प्रकार जो परिमाणात्मक आकलन किया जाता है। इसके बाद दूसरा अगर हम देखते हैं कौन सा था, गुणात्मक परीक्षण। गुणात्मक परीक्षण है, इसे अनिश्चित भी कहा जाता है। गुणात्मक परीक्षण होता है अनिश्चित भी कहा जाता है। गुणात्मक परीक्षण हमने देखा कोई जो बालक है उसके गुणों के बारे में जानना है, तो स्टिक बिल्कुल नहीं बता सकते। वो जिस प्रकार से हमें उत्तर देता है उसी उत्तर के आधार पर हम उसका आकलन करते हैं, क्या वह सही हो सकता है, क्या वह गलत हो सकता है, इसका हम सही रूप से क्या नहीं बता सकते हैं। तो ये किस प्रकार का अनिश्चित है। इसके परीक्षणों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें परीक्षण आता है प्रश्नावली परीक्षण। प्रश्नावली परीक्षण एक परीक्षा प्रणाली के द्वारा प्रश्नावली बनाई जाती है और उसमें क्या उसे उत्तर लिखने के लिए कहा जाता है। व्यक्तित्व का हमने जब आकलन किया था तो उसमें क्या हमने कहा था कि प्रश्नावली बनाएंगे, बंद प्रश्नावली है, खुली प्रश्नावली है, बंद प्रश्नावली खुली प्रश्नावली है और मिश्रित प्रश्नावली, दोनों का समावेश है। प्रश्न हमारे द्वारा क्या पूछे जाते हैं। तो ये किस प्रकार का परीक्षण हो जाता है, ये गुणात्मक परीक्षण है। दूसरा आता है साक्षात्कार है। दूसरा कौन सा आता है, साक्षात्कार। हम इंटरव्यू लेते हैं, कोई बालक का इंटरव्यू लेते हैं तो उसमें प्रश्न पूछते हैं, लिखित भी हो सकते हैं, मौखिक भी होते हैं। किसी प्रकार से इंटरव्यू जो लिया जाता है ज्यादातर क्या साक्षात्कार के मौखिक रूप से होता है। कोई पॉइंट है उसके पूरे उसके ऊपर पूछते हैं, जैसे आरएस है, इंटरव्यू देते हैं तो उनकी बैच होती है 5 का, पहले भी बताया था। हमें अंदर एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के साथ ही हमारा साक्षात्कार स्टार्ट हो जाता है, इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है और हमारे व्यक्तित्व के बारे में क्या आकलन करना स्टार्ट कर देते हैं। तीसरा आता है संचय या बारंबार। हमने क्रम निर्धारण मापने का क्या कि कोई जो बालक है वो इस श्रेणी में आगे है, इस श्रेणी में आगे, इस श्रेणी में आगे, तो उसमें क्रम का निर्धारण किया जाता है, यानी संचय बारंबार बनाया जाता है। एक लाइन खींच दी जाती है और उसमें क्या है डॉटेड डॉटेड बनाए जाते हैं, उस डॉटों के आधार पर उनके बताया जाता है। चौथा है सामाजिकता है, यानी किसी भी व्यक्ति का गुण के बारे में जानना, समाज के लोगों से पूछे, समाजमिति है। समाज के लोगों के द्वारा जब व्यक्ति के गुणों के बारे में निर्धारण किया जाता है तो उसे समाजमिति कहा जाता है। पहले ही इसके बारे में पढ़ा था। व्यक्तिगत अध्ययन है, कोई व्यक्ति है उसके बारे में सामने उसे बिठा लेंगे, उसके अध्ययन रिसर्च करेंगे उसके बारे में, किस प्रकार का व्यक्ति चगड़ालू है, ईर्ष्यालु है, प्रेम करता है, नफरत करता है, किस प्रकार का है। तो व्यक्तिगत अध्ययन के आधार पर हम व्यक्ति गुणों का निर्धारण करते हैं। एक आता है अवलोकन है। अवलोकन है, कोई भी जो व्यक्ति या बालक है उसका विभिन्न परिस्थितियों में अवलोकन किया जाता है, उसका देखा जाता है कि किस प्रकार का उसका व्यक्तित्व है, तो इस प्रकार उसके गुणों के बारे में आकलन किया जाता है। इसके बाद में उसका एक तो क्या है अभिरुचि मापने करते हैं, एक है अभिवृद्धि मापने करते हैं। अभिरुचि किस में होता है, उसकी उपयोगिता क्या है, अभिक्षमता क्या है। कोई जो बालक होती है उसके पढ़ने की क्षमता ज्यादा होती है और कोई जो बालक होती है उसकी पढ़ने की क्षमता क्या कम होता है, तो उसी के आधार पर हम इसका क्या परीक्षण कर सकते हैं, उसी के आधार पर क्या परीक्षण कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, गुणात्मक था और इधर परिमाणात्मक, अलग अलग पॉइंट थे। इसके बाद अगर देखते हैं एक आता है निम्नदात्मक है, एक उपचारात्मक परीक्षण होता है। निम्नदात्मक उपचारात्मक परीक्षण होता है। निम्नदात्मक में ऐसे परीक्षण होते हैं, निम्नदात्मक परीक्षण ऐसे परीक्षण होते हैं जिसमें बालकों के समस्याओं के बारे में जानना चाहता है। कोई जो बालक होता है वो स्कूल में टाइम से नहीं आ रहा है, वो मैथ के सवाल सही से हल नहीं कर पा रहा है, इंग्लिश में वीक है, किस प्रकार, तो उसकी क्या समस्याओं के बारे में जब जाना जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, निम्नदात्मक परीक्षण है। और वो जो बालक है उसके परीक्षणों के बारे में जानने के, ठीक है, उसके जो हमें पता चल जाता है कि इस बालक में ये समस्या है, उस समस्या को जब दूर किया जाता है, बालक की समस्या है स्कूल लेट आ रहा है तो उसके हम डायरेक्ट पूछेंगे उससे, वो नहीं बताएगा, घर वालों से पूछेंगे, उस प्रकार उसकी समस्या के बारे में जानेंगे कि है रात को सोता ही लेट है तो सुबह उठेगा क्यों, सुबह लेट उठेगा तो लेट स्कूल आएगा, तो उसकी समस्या के बारे में हमें पता चलेगा किस परीक्षण के द्वारा, निदानात्मक है। तो हम उसके घर पर जाएंगे, उसके घर वालों से बात करेंगे कि उसे क्या टाइम से सोने के लिए कहा जाए, ये टाइम से सोने के लिए कहा जाए, तो घर वाले कहेंगे मानता ही नहीं। फिर गुरुजी के द्वारा क्या उसको आराम से समझाया जाता है, डांट फटकार कर भी समझाया जाता है, फिर उसको समझ में आता है कि हाँ टाइम से सोना चाहिए, अगर टाइम से सोएंगे तो टाइम से हम उठेंगे। तो इस प्रकार के है उसकी समस्या का एक समय बाद में उपचार कर लिया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, उपचारात्मक परीक्षण। तो ये हमारा एक मापन व मूल्यांकन था, जो छोटा सा पॉइंट था, छोटा सा टॉपिक था। वैसे ये टीचिंग मेथड में पूछा जाता है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर क्या है कहीं कहीं इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें योगात्मक है, योगात्मक फर्स्ट है, रचनात्मक है, रचनात्मक सेकंड है, रचनात्मक थर्ड है, रचनात्मक फोर्थ है। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगी, यानी फॉर्मेटिव टेस्ट किसे कहा जाता है और सबमेटिव टेस्ट किसे कहा जाता है, इसका कितना % होता है। पहली बार जब एग्जाम लिया जाता है यानी अप्रैल से लेकर सितंबर तक एग्जाम करवाया जाता है, कितना % इसमें जोड़ते हैं, और उसके बाद में अक्टूबर नवंबर से लेकर जो मार्च तक इसका एग्जाम करवाया इसमें कितना आंकलन किया जाता है, और बालकों के बारे में के व्यक्तित्व का या उसके परिणाम के बारे में किस प्रकार अध्ययन किया जाता है। तो मापन केवल और केवल जब किसी बालक के ज्ञानात्मक पहलुओं की जांच की जाती है उसे मापन कहते हैं। दूसरा हमने देखा था मूल्यांकन है, ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, क्रियात्मक है, सभी पक्षों के बारे में जब जाना जाता है उसे मूल्यांकन कहा जाता है। वैसे ये BS ब्लूम के द्वारा शिक्षण विधियां जब देखेंगे
तो उसमें क्या बीएस ब्लूम के द्वारा अलग अलग इनका वर्गीकरण किया है। कर्थवाल है, बीएस ब्लूम है, इनके द्वारा क्या अलग अलग इनका क्या वर्गीकरण किया गया। इन्होंने किसी ने ज्ञानात्मक बताया, किसी ने भावात्मक बताया, किसी ने क्रियात्मक बताया है। कोई कहता है पहले सामान्य उद्दीपक देखेंगे फिर हम क्रिया में, कोई किसी प्रकार के अलग अलग सिद्धांत उन्होंने अपनाए हैं। तो जब हम शिक्षण विधियां पढ़ेंगे तो उनके बारे में क्या चर्चा करेंगे। ज्ञानात्मक पक्ष कौन कौन से होते हैं, भावात्मक पक्ष कौन कौन से होते हैं, और क्रियात्मक, भावात्मक और ज्ञानात्मक पक्ष कौन कौन से, यानी ज्ञानात्मक में कौन कौन से पहलू आते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, उसे भारत के राष्ट्रपति के बारे में पता नहीं, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में पता है, तो ये उसका कौन सा पहलू होगा, ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, क्रियात्मक है। एक व्यक्ति है, वो किसी भी चीज को देखकर रोने लगता है, कोई समस्या जब उसके सामने खड़ी हो जाती है तो उसको देख कर रोने लगता है, तो उसमें किस प्रकार का जो पहलू होगा, ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, क्या क्रियात्मक है, तो उसमें क्या रोने लगता है, भाव भी प्रकट कर रहा है, भावात्मक है। तो इसके द्वारा अलग अलग जो बीएस ब्लूम है, कर्थवाल है, और एक अभी याद नहीं आ रही, एक मनोविज्ञान, उनके द्वारा क्या इनका अलग अलग जो वर्गीकरण है वो किया गया है। तो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान पूर्ण रूप से क्या कंप्लीट होता है। बाकी इसमें कोई भी किसी प्रकार की होगी तो हम क्वेश्चन के माध्यम से इसमें वहाँ ऐड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा थ्योरी में क्या है, ज़्यादा हार्ड पॉइंट पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं और ना ही पढ़ने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा हार्ड में पढ़ेंगे तो क्या है पीछे बड़ा इजीली जो पार्ट है वो भूल जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ क्या है बीच में कोई पॉइंट रह गया, किसी भी प्रकार की कोई बात रह गई तो वहाँ पर ऐड करेंगे, पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर क्या है उसकी आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना है, कल फिर देखते हैं कौन सा टॉपिक है, किसके बारे में चर्चा करते हैं। थैंक यू, खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें।